अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम फ़रीद अहमद खान शेरवानी है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ आप लाहौर प्रोग्रेसिव स्कूल में। और आज का जो मेरा लेक्चर है ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और ये है साइंस या आर्ट्स, यानी साइंस और आर्ट्स के बारे में कि आपने कैसे चूज़ करना है, हाउ टू चूज़ द बेस्ट फॉर यू, जो आपके लिए सबसे बेहतर है। और इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि साइंस रखी जाए या आर्ट्स रखी जाए मैट्रिक लेवल के ऊपर। और इसके अलावा कुछ ये टूल्स हैं जो आगे डिस्कस भी किए जाएंगे, जिसमें स्वॉट भी है एक। तो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पैशन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और इसके अलावा फिर कुछ कैरियर्स हैं जो आर्ट्स और साइंस में हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको आगे मिल सकते हैं। और फिर आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने कुछ कोट्स एंड पे एंटर किए, उनको भी आप लाजमी देखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं जी। इंट्रोडक्शन है जी। आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज़ भी आप इन्हें कहते हैं, प्रॉपर वर्ड बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। द ह्यूमैनिटीज़ आर डिफाइंड एज एनी स्टडी ऑफ द ह्यूमन कल्चर, यानी इंसानी सकाफत की कोई भी आप स्टडी उठा लें, इंसान के गिर्द जो बेस कर रही है, सकाफत के गिर्द, कल्चर के गिर्द बेस कर रही है, तो वो क्या है, ह्यूमैनिटीज़ कहलाएगी। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ये बड़ी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ह्यूमैनिटीज़ के लिए। ठीक है जी। इसमें आर्ट्स आ जाता है, म्यूज़िक आ जाता है, थिएटर ड्रामाज वगैरह आ जाते हैं, हिस्ट्री और फिलॉसफी आ जाती है, सोशियोलॉजी माशरत आ जाती है, लॉ, आप लॉयर बन सकते हो, उस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि कैसे लॉ का वजूद होता है, कैसे लॉज बनते हैं। लिटरेचर आ जाता है, आप राइटर बन सकते हैं, लैंग्वेज आ सकती है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, न्यू वर्ड्स कैसे एक लैंग्वेज में ऐड होते हैं आप लोग ये भी सीख सकते हैं। और ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका शौक़ क्या है। तो इस पे अब हम आगे बात करेंगे। तो एक ये आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, एक पिक्चर साइड पे मैंने लगाई है, इसका बिल्कुल सिंपल सा है जी कि एक आपको आइडिया हो जाए कि साइंस आपको बताती ही है कि भाई आपने कैसे एक डायनासोर को क्लोन करना है। क्लोनिंग का पता है ना आपको, क्लोनिंग क्या होती है कि आपने एक ऑर्गेनिज्म के सेल से आपने उसको दोबारा जो है जनरेट करना है, दोबारा बनाना है। तो और ह्यूमैनिटीज़ आपको क्या बताएगी कि क्यों ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप डायनासोर्स को दोबारा इस दुनिया में बुला लें क्लोनिंग के थ्रू। और मेरा ख्याल है आपको ये भी पता होगा, डॉली शीप थी, क्लोन की गई थी, पहली क्लोन्ड शीप थी वो। तो आप क्लोनिंग को देख भी सकते हैं इंटरनेट पर कि क्या होती है क्लोनिंग। इसी तरह अब साइंस के साथ अपना एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि साइंस इज फंडामेंटली इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो साइंस क्या है जी? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो आपके गिर्द फिजिकल वर्ल्ड है, कुछ ऐसा दुनिया जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और नेचुरल भी, जो कि कुदरती तौर पे मौजूद है। तो उससे आपको क्या है जी, साइंस क्या करती है, उसकी स्टडी करती है। कौन सी स्टडी करती है? सिस्टमेटिक स्टडी करती है, एक तरीक़ाकार के मुताबिक उसकी परखती है, देखती है। और किसके ऊपर बेस करती है साइंस? ऑब्जर्वेशंस, यानी जो आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आप तजर्बात करते हो। मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात। तो ये आपकी जो साइंस है इसकी बेस बनती है मुशाहिदात और तजर्बात से। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसी तरह एक मैं देता हूँ। स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, तजर्बात और मुशाहिदे दोनों। इसी तरह साइंस की आगे, जैसे हमने आर्ट्स की कुछ आगे सब कैटेगरीज देखी, ब्रांचेस देखी, इसी तरह साइंस की जो 3 मेजर डिवीजन्स हैं, जिसमें आपके पास नेचुरल साइंसेज आता है, सोशल साइंसेज आता है, फॉर्मल साइंसेज आता है। नेचुरल साइंसेज जैसा कि बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। सोशल साइंसेज में माशरती अलूम जैसी चीज़ें आती हैं, इकनॉमिक्स आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, सोशियोलॉजी आ जाती है। इसी तरह फॉर्मल साइंसेज हैं जिसमें आपके मैथ्स, लॉजिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह आती हैं। और एक चीज़ जिस पर डिसएग्रीमेंट है कुछ साइंटिस्ट का,
वो ये है कि जी अप्लाइड साइंसेस को भी शामिल किया जाए। तो अप्लाइड साइंसेस जो है फोर्थ कैटेगरी बनती है उस तरह से, और उसके अंदर क्या होता है कि जितना भी आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है ना, उसको आप अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो अप्लाइड साइंस बन जाती है। लाइक इंजीनियरिंग है, मेडिसिन की फील्ड है, जो भी साइंस से रिलेटेड है। बच्चों आगे इसी तरह हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। जी हाँ, तो ये एक आपको विजुअल ग्राफिक के तौर पे मैंने आपको दिखाया है कि भाई साइंस किस तरह से डिवाइड होती है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल एक स्मॉल पार्टिकल लेवल के ऊपर भी साइंस कार फरमा है, साइंस उसी तरह एक्ट कर रही है। उसमें आपकी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी, उसमें आपके पास आ जाती हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जो कि आपको पार्टिकल लेवल पर भी अप्लाई हो रही है, जिसमें कौन सी आगे सब ब्रांचेज हैं, पार्टिकल फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स वगैरह। इसी तरह से सेल लेवल पर आपके बायोलॉजी आ जाती है, सेलुलर बायोलॉजी, फंक्शनल बायोलॉजी, ठीक है। उससे ऊपर चले जाएं, आप अपना स्केल बढ़ाते जा रहे हैं, और प्लेनेट के लेवल पे यानी अर्थ के लेवल पे आप ये देखें क्या आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी, जियो साइंस, और इसके अंदर फिजिक्स के अंदर आ जाती है प्लानिटरी साइंस, सारे प्लैनेट से रिलेटेड। ह्यूमन लेवल पर ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी है, ठीक है। और ह्यूमन हमारा रेफरेंस है इस केस में। ह्यूमन लेवल से ऊपर जाएं तो क्या आ रहा है, प्लानिटरी साइंसेज आ रही हैं। ह्यूमन लेवल से अगर आप नीचे जाएं, स्केल अपना लेके जाएं, तो आपके पास पार्टिकल साइंसेज आ रही हैं। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं जी आर्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, आर्ट्स की अहमियत क्या है। अब बिल्कुल जैसे आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप बहुत बड़े भी डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी आप बन जाओ, साइंटिस्ट अगर आप हो, साइंस की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ऑब्वियसली आपके जहन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि आप अपनी ज़िंदगी में तफरीह मांगोगे, आप नेचुरली लिटरेचर मांगोगे, आप ज़ाहिर है आप पैसे कमाओगे तो आपने किस चीज़ पर लगाने, आफ्टर ऑल आपने उन पैसों को कहीं यूटिलाइज करना है। तो आपने कोई नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, और आपने कहना है जी कि मैं टीवी शोज़ देखूं, मैं ड्रामाज देखूं, मैं अल हमरा में कॉन्सर्ट में जाऊं। तो ये सारी ऑब्वियसली आप बेशक साइंस पढ़े हो, लेकिन आपकी एक ज़रूरत है, वो है आर्ट्स। तो इसी तरह साइंस भी ज़रूरत है इंसान की, और आर्ट्स भी ज़रूरत है। तो दोनों में से कोई एक भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ज़रा चीदा चीदा देख लेते हैं कि क्या मज़ीद अहमियत है। तो सबसे पहले तो ये कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस और हिस्ट्रीज और कल्चर्स पता लगते हैं दूसरे लोगों के। इसके अलावा सोशल जस्टिस, माशरती इक़दार वगैरह, जिसमें आपके ख़ास तौर पे रूलिंग सिस्टम आ जाते हैं, डेमोक्रेसी आ जाती है, और इसी तरह रिलीजन्स भी आ जाते हैं। ये सब आर्ट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा आर्ट्स में हमें पता लगता है कि कैसे आपके बिलीव्स बने, अकायद बने माशरे के, और किस तरह से लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों से सीखा। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ जो यानी कि आर्ट्स है, आपको क्या सिखाती है, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है कि आपको एहसास करना सिखाती है दूसरे इंसानों का, दूसरी क्रिएशन का। इसी तरह इसको मैं आप कंट्रास्ट इस तरह भी कर सकता हूँ साइंस के साथ, कि मिसाल के तौर पे अब एक इंसान जिसने एटम बॉम्ब बनवाया, तो वो बेसिकली साइंटिस्ट था, लेकिन क्या था कि वो आर्ट्स वाला जो उसकी शख्सियत के अंदर आर्ट्स का पोर्शन लैक कर रहा था। उसने उसको ये अकल नहीं दी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो उसके रिज़ल्ट क्या निकला कि उसने एहसास को एक साइड पे करके एक ऐसा मोहलिक हथियार बनाया जो कि इस वक्त दुनिया में मौजूद है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आर्ट्स की ख़ास बात ये है कि ये किसी लिमिट के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये आपकी सोच के साथ जुड़ी हुई है। आप अपनी सोच को जहाँ तक लेके जा सकते हो, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आर्ट्स की भी कोई बाउंड्री नहीं होगी। आप एक क्वेश्चन के बहुत सारे पहलुओं पे गौर कर सकते हो, उसके बहुत से आंसर्स निकाल सकते हो। इसी तरह जो है क्रिटिकल रीडिंग और राइटिंग स्किल्स स्टूडेंट्स में आती हैं सबसे ज़्यादा, कि भाई आपने गहरा मुतालिया करना है, इन डेप्थ जाके चीज़ों को स्टडी करना है। इसके अलावा क्रिएटिविटी आती है, आप क्रिएटिव होते हो, आप एक्सप्रेस करते हो पेंटिंग्स की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, और जितनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आपके इर्द गिर्द हैं, फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं आपकी क्रिएटिविटी को।
इसी तरह रिजल्ट क्या निकलता है कि आप एक सोसाइटी के अंदर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हो। आगे जी हमारे पास साइंस की अहमियत है, तो साइंस भी कहीं से कम अहमियत की हामिल नहीं है। वो इस वजह से कि पिछले वक्तों में बीमारियां आती थीं, लोग तो हमाद का शिकार थे कि पता नहीं क्या हो गया, और जो है काली बिल्ली जैसे रास्ता काट गई और इस तरह की चीज़ें। तो साइंस ने इन चीज़ों को जो है डिनाई करना शुरू किया। साइंस की बेसिक रिक्वायरमेंट है जी कि आप अगर कोई बात कर रहे हो तो आप उसका साथ सबूत दो, तो सबूत के बगैर साइंस आगे नहीं चलती है। और साइंस की वजह से ही आज ये मुमकिन हो सका है कि हम लोग बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनसे छुटकारा हासिल कर चुके हैं, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा मुहलक थी, उनका अब नामो निशान भी नज़र नहीं आता। लेकिन जाहिर है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो साइंस ही से मुख्तलिफ वायरसेस भी बनाए हैं लोगों ने। तो ये दोनों एंड से चीज़ें जो हैं देखनी होती हैं। इसी तरह जैसे कि कहा साइंस डिफाइज फॉल्स बिलीव्स, तो साइंस जो है गलत अकायद जो हैं उनको ख़त्म कर देती है। साइंस गिव्स अस न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें नई टेक्नोलॉजी देती है, जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हम काम ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर लैपटॉप के सामने बैठा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं काम ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में इसी तरह जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प आउट कर रही है काम को जल्दी ख़त्म करने में, तो वो साइंस की बदौलत है। इसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं आप आसानी से, आप तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं ऑलमोस्ट। कि जब आपके पास व्हाट्सएप है और वीडियो कॉलिंग फीचर्स हैं और जूम ऐप जैसी ऐप्स हैं जिन पर आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं। इसी तरह एज अ होल साइंस आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं इनका कंपैरिजन। तो आर्ट्स क्या है जी, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से क्या मुराद है जी, आप गौर कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है जी आपके अपने लेवल तक, जो आपकी अप्रोच है, जो आपका विजन है, आपका नज़रिया, उसके मुताबिक आप आर्ट्स के अंदर काम करते हो। आपकी पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, आपकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, टेस्ट और ओपिनियन होते हैं, और आपका जो भी सोच होती है बायस्ड होती है। मतलब हर आर्टिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो पेंटिंग्स हैं उसका, उसकी पेंटिंग से उसका एक मुनफरिद अंदाज झलकता होगा, उसकी एक अपनी आर्ट होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड साइंस को देखा जाए तो साइंस के सिनारियो में आप बिल्कुल भी पर्सनल नहीं हो सकते, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसने फैक्ट्स की बेस पे चलना है। इसने अपने से आप कोई भी बात साइंस में कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए आपको प्रूफ की ज़रूरत है, प्रूफ लेकर आओगे तो चीज़ मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। इसी तरह आर्ट्स एक डिफरेंस मेजर ये भी है कि आर्ट्स जो है, जो आपने इल्म इकट्ठा किया इंसान ने, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको दिखाने का एक तरीका है। इसी तरह जो साइंस है वो उसको हासिल करने का तरीका बताती है कि किस तरह से आपने हासिल करना है। ये सूरज चांद सितारे इन सब के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि निशानी है, तो उन निशानियों से कैसे आपने सीखना है वो आपको साइंस भी उसमें हेल्प आउट करती है। इसी तरह जो आर्ट्स है उसमें आप देखते हैं जी कल्चरल फिक्शन वगैरह है, सेंटिमेंटल है, सोशल बिलीफ्स वगैरह हैं, माशरती तौर पे जो चीज़ें हैं उनको देखा जाता है, तारीखी तौर पे चीज़ों को देखा जाता है। जबकि साइंस के केस के अंदर क्या है जी कि आप सबसे पहली तो बात है कि जनरल ट्रूथ्स देखते हो कि लॉज कौन से हैं, और जो आपकी रियलिटी के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं इन रियल, उनको आप स्टडी करते हो साइंस के अंदर। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स का जिक्र है यहाँ पे जो आप साइंस के साथ कर सकते हैं और आर्ट्स के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि दोनों चीज़ों की अहमियत है, इस वजह से आर्ट्स के अंदर भी जनरल साइंस शामिल की गई है, और आप लोगों को इसको उतने ही ध्यान से पढ़ना चाहिए जितने आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसी तरह मैथ्स की भी अहमियत है। अगर एक आर्टिस्ट है या आर्किटेक्ट बन रहा है एक इंसान, तो उसको अपनी ड्राइंग्स करते हुए कैलकुलेशंस और स्केल को भी रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे, आपका मैथ अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन नहीं समझते हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आप अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं बन सकते, अच्छे आर्किटेक्ट भी नहीं बन सकते। इसी तरह से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा कि
शायद आपने नाम सुना हो किसी ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो जो अभी करंट सिनारियो है, जो आजकल का दौर है, ये घूम ही किस पे रहा है? इकोनॉमिक्स पर। अगर आप में से कोई देखना चाहता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाए, उनकी वेबसाइट पे देखे, और फिर उसे अंदाज़ा होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, कि हर कंट्री की रैंकिंग करता है, रेटिंग जारी करता है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लेता है, उसके सिस्टम को लेता है, उसके इनकम को लेता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेता है, और बहुत से फैक्टर्स लेता है। तो इकोनॉमिक्स बस वो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगी जो अभी आप मैट्रिक में पढ़ोगे, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक चीज़ बन गई है। इसी तरह जो है आपकी साइंस के सिनारियो में आपके पास बायोलॉजी है, जितनी भी लाइफ साइंसेज हैं, फिजिक्स है, जितनी भी फिजिकल साइंसेज हैं, आपके इर्द गिर्द लॉज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैथ्स का आपको पता ही है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह है आपके इर्द गिर्द, चीज़ों की कैसे हो रही है, इक्वेशंस बन रही हैं। आप लोगों ने सारी अपना मैट्रिक तक पहुंचते हुए पढ़ा होगा, इक्वेशंस पढ़ी होंगी, और एक्स फाइंड करना तो आप लोगों को वैसे ही काफ़ी बुरा लगता होगा इस पॉइंट तक आके, लेकिन आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक नहीं करना सीखी है। तो अगर आप लोग सीख जाओ तो आपको तब अहमियत पता लगे कि मैथ्स कितना ज़रूरी है। फिर ये जनाब केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस किस तरह होते हैं, मटेरियल्स कैसे बनते हैं, और किस तरह से पानी बनता है, किस तरह से ऑक्सीजन बनती है, किस तरह से आपकी डिफरेंट गैसेस और बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर हैं, किसी को इसका शौक भी होगा। और कंप्यूटर साइंसेज आपको पता ही है कि कंप्यूटर से रिलेटेड, और कंप्यूटर कोई अब सिर्फ वो चीज़ नहीं रहेगी जो आपके घर में एक साइड पे कोने पे बड़ा सा एक डब्बा पड़ा हुआ है। कंप्यूटर सिर्फ वो नहीं रहेगी, आपके जो हाथ में मोबाइल्स हैं, आपकी जो डिजिटल वॉचेस हैं, और आपके जो टैब्स हैं, ये सब क्या हैं? ये कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। ये हर फॉर्म और साइज़ में अब कंप्यूटर इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा जी, ये एक मज़े की चीज़ है जो आप लोगों ने शायद पहले ना देखी हो। तो आप के जैसा ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम होता है गाल्बन, और उसके अगर आप टॉप व्यू से देखो तो दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। यानी इसको टेक्निकली आप कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। तो साइंस के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन जो है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, उसको लेफ्ट हेमिस्फेयर को हम नॉर्मली लेफ्ट साइड या लेफ्ट ब्रेन कह लेते हैं। तो उसके अंदर सारी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, लॉजिकल, मैथमेटिकल, और डिजिटल स्किल्स, सिंबलिज्म, और वो हर चीज़ को डिटेल से देखता है, बारीक बीनी से देखता है, और सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टम को फॉलो करता है। जबकि उसके बरक्स आपका जो राइट ब्रेन है, यानी राइट हेमिस्फेयर है ब्रेन का, तो वो क्या करता है जी, कि वो आर्टिस्ट होता है। वो साइंटिस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, वो आर्टिस्ट होता है। उसने क्या देखना है कि बिग पिक्चर देखनी है, बड़ी सीनरी के ऊपर फोकस करना है उसने। उसके अंदर इमोशंस हैं, जिसमें आपकी ड्रीम्स आती हैं, आपके जज्बात आते हैं, हर किस्म के सेंटिमेंट्स आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, जो आप बैठे गाने गुनगुनाते हो या लतीफ़े बनाते हो, तो वो सारे कहाँ से आते हैं? आपके राइट ब्रेन से आते हैं। तो ये देखने में एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप बेशक आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप के अपने दिमाग में अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों का एक इम्तजाज पैदा किया है, दोनों चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है। अब आप इनमें से कौन सी स्किल को ज़्यादा बेहतर करते हो, उस तरफ फिर आपकी फील्ड बनती चली जाती है। और इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो हम देखते हैं कि अगर साइंस को भी पकड़ लें, मान लिया जी लेफ्ट ब्रेन है जी, साइंस को भी पकड़ लिया, इधर से आर्ट्स को भी पकड़ लिया। अब अगर हम इनको मिला दें, बजाय कि इनका मुकाबला कराने के आपस में, कि आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं इसलिए आर्ट्स रखे कि वो पढ़ते नहीं हैं, और साइंस वाले बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत जो माइंडसेट है आप लोगों का बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जितनी ज़रूरी साइंस है दुनिया में, उतनी ही ज़रूरी आर्ट है, और वाइस वर्सा। अब जब आप साइंस और आर्ट्स को मिलाते हो, ये बेसिकली आप लोगों ने शायद, अगर आपको याद हो तो मैथ्स में पढ़ी होंगी वेन डायग्राम्स। तो ये एक वेन डायग्राम बनाइए कि एक साइंस जो है उसका आपको देखें एक डायग्राम है, और आर्ट्स है, और दोनों की हमने इंटरसेक्शन की है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो, और क्या बन रहा है दोनों के मिलने से? वंडर। यानी कि आप अजूबे पैदा कर सकते हो, चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हो साइंस और आर्ट्स अगर मिला लो तो। इसी की एग्जाम्पल एक मैं आपको देता हूँ
कि ये आप लोगों ने शायद बनाई हो, पहले तो बच्चे बनाते थे कागज़ की कश्तियाँ और बारिश के पानी में वो चलाते थे। वो गाना भी है कि कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो ये कागज़ की जो आर्ट है इसे कहते हैं ओरिगामी। ये जापानीज आर्ट में जो है अगर इसको देखें तो उसका नाम है ओरिगामी। और ये है साइंस, आपको पता ही है माइक्रोस्कोप आप सब ने 6 क्लास से जनरल साइंस में पढ़ना शुरू की हुई है, शायद उससे भी पहले से पढ़ना शुरू की हो तो आपको पता है। अब क्या हुआ है जी, आप देखें कि इस आर्ट्स ओरिगामी आर्ट्स का साइंस की माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी के साथ जब इम्तजाज हुआ है, जब दोनों मिली हैं, तो क्या आपके पास बना है, एक वंडर बना है, एक अजूबा बना है, एक सहूलत बनी है और एक बेहतर चीज़ सामने आई है। वो क्या आई है जी, ये आप अपने राइट साइड पे देखें, ये है फोल्ड स्कोप। फोल्ड स्कोप क्या है जी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये फोल्ड की जा सकती है और स्कोप क्या, माइक्रोस्कोप से निकला है। अब ये करती क्या है जी कि ये बिल्कुल एक कार्डबोर्ड की बनी हुई माइक्रोस्कोप है, छोटी सी, जो आपकी पॉकेट में भी आ सकती है। और इसके ऊपर रिसर्च करके जब ये बनाई गई तो ये बिल्कुल आपको जो है, जैसे आप अपनी कश्तियाँ बनाते थे कागज़ की, तो इसकी भी अंदर वही जो चीज़ है इस्तेमाल करते हुए पूरी माइक्रोस्कोप बना दी गई। और रिजल्ट क्या निकला है कि सस्ती तरीन माइक्रोस्कोप है और इसका खाली पैसे ही नहीं कम, ये सहूलत भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे देखें इधर पिक्चर्स में, आप फोल्ड स्कोप से क्या कर सकते हैं, देखें ये कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं जो फोर्ड स्कोप देती है। इसने आपको इंस्पायर तो किया होगा और रिजल्ट्स क्या देती है। अब ये जितनी भी सेल्स वगैरह हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप इससे देख सकते हो और उनकी पिक्चर्स कैसी आती हैं ये आपके सामने है। ये आर्ट भी कंसिडर हो सकती है, अगर मैं इसको फ्रेम करके किसी पेंटिंग में लगा दूंगा तो ये पेंटिंग कंसिडर हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसी को साइंस भी कह सकते हैं अगर एक डॉक्टर इन्हें स्टडी कर रहा है तो। ठीक है बच्चों, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस और आर्ट से मिलके चल रही हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग है। फैशन क्या है, आपने डिजिटल प्रिंट बनाया, किस पे बनाया, कंप्यूटर पे बनाया, ठीक है, और उसको प्रिंट किसने किया, मशीन ने किया, और स्टिचिंग हुई उसकी मशीन से हुई और वो मार्केट में चला गया। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग हुई, पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर ली, तो है तो आर्टिस्ट जो बंदा बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन उसने साइंस को भी यूज़ किया है, साइंस के लॉज को मद्देनजर रख के बिल्डिंग डिज़ाइन की। म्यूज़िक कंपोजिशन है, ऑब्वियसली म्यूज़िक आप सिर्फ मुंह से तो नहीं ना बोल के बजा सकते, आप गिटार यूज़ करोगे, गिटार क्या है, लिटरली साइंस है। जो एक एक स्ट्रिंग है गिटार की, वो क्या है, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उसको बजाएं उसकी एक डिफरेंट आवाज़ है हर स्ट्रिंग की, उसको टाइट करें उसकी आवाज़ और होती है, लूज़ करें आवाज़ और होती है। इसी तरह प्रिंटिंग और कंपोजिंग है, कुछ लोगों को प्रिंटिंग का शौक है, तो वो प्रिंटिंग और कंपोजिंग जो भी चीज़ आप बनाते हैं प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अल्लाह करे आप सबकी शादियां हो तो आप लोग जो है अपने शादी कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे, तो जौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, पसंद कौन करेगा, आपके अंदर का आर्टिस्ट उस डिज़ाइन को पसंद करेगा कि ये अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन वो प्रिंट और कंपोज कैसे हो रहा है, वो साइंस है। ठीक है, इसी तरह फूड मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी आपका प्रोसेस फूड बन रहा है, कैंड फूड बन रहा है, तो वो किस तरह बन रहा है कि आर्ट्स भी है, एक शेफ एक रेसिपी बनाता है, अब वो कहने को तो आर्टिस्ट है, लेकिन उसको आगे मैन्युफैक्चर कौन करता है, मशीन्स के थ्रू उसको प्रोसेस करके पैक करके आप तक बिस्किट्स पहुंचते हैं, कुकीज़ पहुंचते हैं, कोकोमो भी आप सब लोग खाते होंगे, लेज भी खाते होंगे, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब ये गो थ्रू कर लीजिएगा, साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं इसमें और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आप ऐसा है कि इलेक्टिव्स भी रख सकते हैं और टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। अब कुछ इदारे होते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो मैं उनको भी इनकरेज करूँगा, बच्चों को जो टेक्निकल सब्जेक्ट रखना चाहते हैं अगर वो उन इदारों में हैं तो वो सब्जेक्ट ज़रूर रखें। अब जो ज़रूरी चीज़ है कि हमने फैसला करना था जी साइंस पढ़ने है या आर्ट्स, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपकी डायरेक्शन को आपको पता हो। आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, अपने पैशन से। पैशन क्या है जी, ये अब आगे देखते हैं। पैशन जनाब, अ स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली कंट्रोलेबल इमोशन, एक ऐसी इमोशन, एक ऐसा जज्बा जो कि बहुत ताकतवर और बहुत ही अनकंट्रोलेबल किस्म का जज्बा है, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका इसको आप डिफाइन कर सकते हो एक शौक है। ठीक है, शौक किस चीज़ का, किसी भी काम को करने का। अब कोई भी काम आप शौक से करते हो तो आप उसमें थकते नहीं हो, ये एक खास बात है, यही चीज़ है पैशन की बेस।
कि अगर आपको आपका शौक मिल जाए और आप उसको फॉलो करते हुए कोई भी काम करो, चाहे उसके रिलेटेड पढ़ाई क्यों ना करो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप जो हो बेहतर तरीके से काम करोगे, बेहतर परफॉर्म करोगे, और आप थकोगे भी नहीं, आवाज़ार भी नहीं होगे, और आप अपनी फील्ड में मास्टर बन जाओगे। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आप अपनी जॉब जब आपको मिलेगी तो उसके ऊपर भी आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगी। गलत जगह पे अगर आप पजल का पीस फिट कर दो, कुछ पीस होते हैं ना पजल के, वो गलत जगह पे भी फिट हो जाए तो फिट तो हो जाते हैं, लेकिन कभी भी पजल कंप्लीट नहीं होती। तो ये चीज़ बहुत गौर से सुने आप लोग। इस तरह रॉबर्ट वेलरैंड है, रिसर्चर भी था, इसने क्या किया जी कि पैशन को डिफाइन करने की कोशिश की और पैशन को कंक्लूड किया कि पैशन होता क्या है। हमें जानना ज़रूरी इसलिए पैशन, क्योंकि हमने इसे ढूंढना भी है बाद में अपने अंदर। सबसे पहले जो पहली चीज़ कि इट इज़ समथिंग वी इंजॉय, जो चीज़ आप पसंद करते हैं उसको ढूंढें कि कौन सी चीज़ आप पसंद करते हैं। अपने सब्जेक्ट्स में देखें, अगर सब्जेक्ट्स के हवाले से देख रहे हैं, कोई फील्ड आपने चूज़ करनी है, कैरियर्स के हवाले से देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ समथिंग वी इंजॉय। उसके बाद सेकंड नंबर पे समथिंग वी वैल्यू, जिसकी हम कदर करते हैं, जो हमारे लिए बहुत कदर की हामिल वो चीज़ हो, ऐसी चीज़ आपका पैशन है। इट्स समथिंग वी कैन डेडिकेट आवर सेल्स टू। डेडिकेट आवर सेल्स मतलब आप उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी। उसके बाद पैशन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज टाइड टू आइडेंटिटी। अब एक डॉक्टर है, ठीक है, एक बंदे ने कहा जी मैंने डॉक्टर बनना है, वो उसके अंदर वो बायोलॉजी पढ़ने में शौक बहुत था, उसको महसूस करता था, इसी तरह वो उसकी कदर भी बहुत करता था, लिविंग थिंग्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको स्टडी करता रहता था। हालांकि उसकी कोर्स बुक में नहीं वो लिखे हुए थे, लेकिन वो फ्री टाइम में उनको देखता था, उनको समझता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पास आउट होकर उस जॉब पर लगा, तो उसने पूरी अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया उस काम के लिए, अपनी पूरी ज़िंदगी हर सांस को उस काम पे लगा दिया। मिसाल के तौर पे ईदी साहब थे, तो ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी की हर सांस चैरिटी में लगा दी, अब मखलूक की खिदमत करने में लगा दी। तो ये उनका पैशन था। और पैशन सिर्फ यही चीज़ नहीं कि आपने 4 पैसे कमा लिए और आपका पैशन यही था कि जी मैंने 4 पैसे कमाने हैं। जिस दिन आपको वो पैसे हासिल हो गए उसके बाद आप उतने ही लॉस्ट हो जितने के आप पहले थे। तो पैशन क्या होना चाहिए? आपका पैशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे सको और आपकी ज़िंदगी के बाद भी वो काम जारी रहे। इसको आप अपना गोल भी कह सकते हो, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा आपका ज़हन में चीज़ हो जिसके ऊपर आप पूरी ज़िंदगी रिलाय कर सको, उस पर रह सको। इसी तरह पैशन इज ऑलवेज टाइड टू आइडेंटिटी। अब नतीजा क्या निकलता है जब आप अपने अंदर पैशन जनरेट कर लेते हो, पैशनेट हो जाते हो किसी बारे में, तो फिर वो आपकी शनाख्त बन जाता है। कि एक सर्जन है, वो बहुत अच्छी हार्ट सर्जरी करता है, तो लोग उसको शनाख्त समझ लेते हैं, उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि लोग दूर से देख के कहते हैं जी कि ये तो डॉक्टर आ गया। और हॉस्पिटल्स में, पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में कहते हैं जी बड़ा डॉक्टर आ गया। इसी तरह द मोस्ट पैशनेट पीपल आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड देयर पैशन। अब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो कि इसने फाइंडिंग्स की, कौन फाइंडिंग्स कर रहा है? रॉबर्ट वेलरैंड। तो इसने क्या फाइंडिंग की है जी कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, उनको कोई बाहर से आके बंदा नहीं कहता कि यार फलानी चीज़ कर लो, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है और ऐसे और वैसे। उनके अपने अंदर से मोटिवेशन आती है, उनका शौक उन्हें मोटिवेट करता है, उनके अंदर से वो मोटिवेशन निकलती है और वो का रिजल्ट ये होता है कि वो मोटिवेशन ही उन्हें एंड टाइम तक लेकर जाती है। अच्छा जी, अब ढूंढना कैसे है पैशन, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। और यकीनन हमने अपनी ज़िंदगियों के 10-12 साल ज़ाया कर दिए हुए हैं और हमें नहीं पता कि हमारा पैशन क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिनको पता है उनको उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि इससे आपको अब शायद बेहतर तौर पर पता लगे। तो कैसे ढूंढना जी? सबसे पहला सवाल तो ये अपने आप से करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप करने में खुशी महसूस करते हैं, जिससे आपको प्यार है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपको गाड़ियों से प्यार हो, ठीक है, और आप गाड़ियों के ऊपर रिसर्च करें, आप उससे रिलेटेड काम देखें क्या हो सकते हैं। अब ये आपकी अपनी सोच है कि आपको कहाँ लेके जा सकती है, आप अपने आप को लिमिट करेंगे। आप एक सोचते हुए
पूरा एक गाड़ियों का कारखाना भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं। या फिर आपकी ये सोच भी हो सकती है कि मैं एक शोरूम खोल लूँ, या फिर ये सोच भी हो सकती है कि मैं एक मैकेनिक बन जाऊँ। तो ये सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी दूररस आपकी सोच होगी, जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, उतना ही बेहतर आप ऑप्शन अपने लिए चूज करेंगे। अगर कोई इस दुनिया में कोई भी चीज आपको लिमिट कर रही है या रोक रही है ना, तो सबसे पहले वो आप खुद हैं, याद रखिएगा। इसी तरह फिर पहली तो चीज देख ली कि आप किस चीज के बारे में आपको जानना या करना पसंद है, क्या करना पसंद है। तो उसके बाद कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप अक्सर बैठ के पढ़ते रहते हो, अखबार में या रिसालों में या इंटरनेट पे ढूंढते रहते हो, देखते रहते हो, कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो कि जैसे कि कुछ लोगों को मोबाइल्स का शौक होता है, तो उनका जो कि बजाते खुद मुझे भी है, तो उनका काम होता है कि उन्होंने खरीदने नहीं होते, उन्होंने उनकी स्पेक्स देखनी होती है, स्पेसिफिकेशन देखनी होती है। नया मॉडल ये आ रहा है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो ये चीज़ भी आप पिक कर सकते हैं कि स्पेंड आवर्स रीडिंग अबाउट, जिसमें आप कई घंटे लगा के पढ़ते हैं किसी चीज़ को और उसके लिए अपनी टाइम को डेडिकेट करते हैं। इसी तरह ब्रेन स्टॉर्म, जब आपको दो चार चीज़ें मिल जाएं तो आप जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, यकीनन पहले पहले जो हैं ये फ़ौरन से आपको सही आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आप उनको लिखते जाएं। गलतियां होंगी लेकिन इंशाल्लाह आप उसको फर्दर करेक्ट कर लेंगे। तो आप लिखें जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, इर्द गिर्द के लोगों से पूछें उन चीज़ों के बारे में जो चार पांच आइडियाज़ लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजीनियर का लिखा है या मैकेनिक का लिखा है या शोरूम वाले का लिखा है, तो वो दो चार आइडियाज़ जो हैं उनके बारे में इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं उनसे पूछें कि हाँ भाई ये काम कैसा है, कैसे करना है, ये फील्ड कैसी रहेगी, और देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना रास्ता बना सकते हैं अपने गोल तक। उसके बाद क्या है जी कि क्योंकि आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, तो जो आपका लेवल है इस पे आप पहले जो है जो भी चीज़ें आपने फाइनल की हैं लिख कर, उनमें से एक एक चीज़ को अब आपने करना है टेस्ट। क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वाकई ये शौक ऐसा है कि जो मुझे आगे तक मैं इसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर यकीनन आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत होगा आपका रिजल्ट। तो सबसे पहले कोशिश करें अपने तौर पे। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आजकल आपको छुट्टियां हैं तो जब आप अपना शौक आइडेंटिफाई कर लें तो कोशिश करें कि आप कोई उससे रिलेटेड अपने इर्द गिर्द देखें, कोई जॉब की जा सकती है, पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है, किसी शोरूम पे जॉब की जा सकती है, ताकि बजाय कि आप इंतज़ार करें कि मेरी स्टडीज़ ख़त्म होंगी फिर जाके कहीं मैं अपने शौक को परसू करना शुरू करूँगा, आप उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके लिंक्स भी बनना शुरू हो जाएंगे मार्केट के अंदर, यानी कि इर्द गिर्द के आप जहाँ पे जो काम आप करना चाह रहे हैं उसके लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी। जब वो बनेगी तो यकीनन आगे रास्ते भी खुलते हैं और आप बाकी सबसे पहले हो सकता है कि जॉब पे भी लग जाए। रिसर्च जितनी मुमकिन हो सके करें, हर चीज़ पे रिसर्च करें, एक एक स्टेप के ऊपर देखें और प्रैक्टिस करें यहाँ तक कि आपको सही रिजल्ट मिल ना जाए। अगर कोई स्किल आपको ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे अगर आपका शौक है जी, ठीक है मैंने इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आप उसको, अगर वाकई शौक है इंजीनियरिंग का, तो फिर प्रैक्टिस करके उस स्किल को डेवलप करें जिससे आपको जो है आपका शौक हासिल करने में आसानी हो सके। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेवर क्विट ट्राइंग, जो मुश्किलात हैं, फेलियर्स हैं, वो आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन वो सिर्फ तब तक फेलियर्स रहते हैं जब तक आप उन्हें अलाउ करते हैं उनसे कुछ ना सीख कर। जिस दिन आपने अपनी मुश्किलात और फेलियर से कुछ ना कुछ सीख लिया, उस दिन वो फेलियर खत्म हो जाएगा, उस दिन वो आपका सक्सेस का एक स्टेप बन जाएगा। तो इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करें कि कभी हार मत माने। आगे जनाब देखते हैं स्वॉट। आप लोगों ने शायद ये नाम ना सुना हो, शायद ही किसी ने सुना हो। इस लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे जल्दी से कोई भी आपको ये नाम नहीं बताता, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचेंगे तो आप यकीनन इस प्रेजेंटेशन को याद करेंगे और खुश होंगे कि एक मजमे के अंदर एक क्लास भरी हुई लोगों की है, उसमें आपको इस स्वॉट का पता होगा जब टीचर आपसे पूछेंगे। तो स्वॉट क्या है जी, चार चीज़ों का ये एब्रीवेशन है। एस फॉर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स।
अपॉर्चुनिटीज मौके, स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी ताकत, वीकनेसेस जो आपकी कमजोरियां, और थ्रेट्स क्या हैं जो आपको खदशात हैं, जो आपको बाहर से कोई खदशा लाहक हो सके। तो जी करना क्या है जी, ये स्वॉट है क्या, ये सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्या, आप अपने बारे में जान सकेंगे। जैसे इलामा इकबाल कहते हैं ना, खुद ही में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि आप अपने अंदर तो पहले अपने आप को तो पूरा जान लो। आप लोगों की यकीनन 8-10 साल हो गए एक दूसरे के साथ एक ही क्लास में आते, तो आप तो जो जिन दोस्तों के साथ बैठते हो, डेली बैठते हो, आप लोग यकीनन उनके बारे में भी कई चीज़ें नहीं जानते होगे। तो अपनी आपके बारे में जब आप कुछ नहीं जानते, तो उनके बारे में तो बिल्कुल ही मैं नहीं समझता कि आप लोग सही तरह से जानते होगे। तो सबसे पहली कोशिश ये करो कि आप अपने बारे में जानो, बजाय कि अपने आप को छोड़ के दूसरे पे उंगलियां उठाने के और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के। सबसे पहले देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या कमजोरियां हैं, आपकी क्या खामियां हैं, और आपको किस किस चीज़ से खदशात हैं, आपको क्या क्या नए मौके मिल सकते हैं, और क्या क्या आपकी ताकत है। इसके बाद जी ये एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख लें। स्ट्रेंथ्स क्या है जी, व्हाट डू यू डू वेल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेहतर कर सकते हो, और व्हाट आर योर गोल्स अपॉर्चुनिटीज, यानी मौके क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपने मैनेजर लगना है या आपने बिजनेस ओनर बनना है। ठीक है ना, आप क्यों सोच रहे हो कि भाई मैंने फलानी कंपनी का जाके मैनेजर लगना है, आप फलानी कंपनी के ओनर भी तो बन सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद वीकनेस, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, और उनको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी तरह थ्रेट्स क्या हैं, जो क्या क्या आपकी रास्ते में रुकावटें हैं, क्या क्या खदशात हैं जो कि आपको आपका गोल हासिल करने से रोक सकते हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ये आपकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, या आपके अपने ज़ात से जो है जुड़ी हुई। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो हैं जो आपको ज़माना देता है, जो आपको इर्द गिर्द का माहौल प्रोवाइड करता है। तो क्या है जी, स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो आपकी ताकतें हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। लेकिन क्या है जी, जो वीकनेसेस हैं वो आपको तंग करेंगी, आपके गोल को हासिल करने में मुश्किलात पैदा करेंगी। और थ्रेट्स क्या हैं, इसी तरह ये एक्सटर्नल मुश्किलात हैं जो ज़माना आपके लिए जो है पैदा कर सकता है। तो आप सबसे पहली तो बात अपनी ज़ात से काम शुरू करें, यानी ऊपर वाले पोर्शन से काम शुरू करें। अपनी ताकतें देखें, स्ट्रेंथ्स देखें, और अपनी वीकनेसेस देखें। ठीक है, क्या आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे कि आपकी ताकत की बेस पे आपको क्या क्या मौके मिल सकते हैं, और किन किन चीज़ों से आपको ज़माने में बचना चाहिए। गलत दोस्तों से, गलत गाइडेंस से, गलत बुक्स से, गलत इवन नॉलेज से आपको बचना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने एक्टिविटी लाजमी करनी है, ये कंपलसरी है इस लेक्चर के साथ। तो ये एक्टिविटी क्या है जी, कि आपने 8 स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है कि कैसे आपने अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। ये तरीकाकार मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया है। ये इसलिए करना ज़रूरी है बच्चों कि आपको पता लग सके कि आप अपने बारे में कितना बेहतर जानते हो। अगर कम जानते हो तो यकीनन इस स्वॉट एनालिसिस के बाद आप पहले से ज़्यादा ही जान सकोगे। तो सबसे पहले 8 स्टूडेंट्स के लिए मिसाल के तौर पर स्ट्रेंथ्स ले लें जी, कि इंग्लिश और उर्दू में आप अच्छे हो, ठीक है, और स्कूल में तकरीरी मुकाबले करते रहे हो पहले भी, उसमें भी अच्छे हो, एक्टर भी हो, और किताबें भी बहुत सी पढ़ते हो, और इसके अलावा आप दूसरे लोगों के बारे में जानना भी पसंद करते हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं जी, कि आप जो हो लॉजिक और मैथ्स जो है आपका कमज़ोर है, मैथ अच्छी नहीं लगती है आपको, ठीक है। कैंट एनालाइज और स्टडी वेल, चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, आपके इर्द गिर्द चीज़ें काम कर रही हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं इनका आपको नहीं पता। और इसके अलावा साइंस का आपको नहीं पता सही तरीके से। अब होता क्या जी, ये जो स्ट्रेंथ्स थी आपकी, आप अच्छे डिबेटर थे, इंग्लिश उर्दू आपको आती थी, और ये जो थी आप किताबें पढ़ते थे, तो इससे आपको क्या क्या आगे मौके मिल सकते हैं। आप सबसे पहली तो चीज़ ये कि आप आर्ट्स चूज़ करो, क्योंकि आपका आर्ट्स वाला पोर्शन स्ट्रांग है। इसके बाद क्या है जी, आपको एडमिशन मिल सकता है FA और ICOM में। ICS में इसलिए नहीं आप ट्राई करो क्योंकि आपको कंप्यूटर्स का शौक नहीं है, लेकिन आपको किताबें पढ़ने का और आर्ट्स का डिबेट करने का शौक है, तो इसलिए आप ICS नहीं करोगे। आप ऑब्वियसली सेलेक्ट करोगे FA में या ICOM में। तो FA क्या है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ठीक है।
और इसके बाद क्या है जी, एडमिशन आपको मिलेगा इंशाल्लाह बैचलर्स के अंदर, उसमें फिर आप फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज और लिटरेचर रखोगे। और अगर आप मैथ्स कॉम यानी मीडिया साइड पे जाना चाहते हो तो मैथ्स कम्युनिकेशन रखोगे, मीडिया स्टडीज जिसे कहते हैं। या फिर अगर आप इस्लामिक साइड पे जाना चाहते हो, रिलीजियस स्टडीज रख सकते हो, इस्लाम या कोई और रिलीजन अगर आप करना चाह रहे हो। तो इसके अलावा आप आर्टिस्ट बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, एडिटर, राइटर, और अगर आप चाहो तो CSS भी कर सकते हो। तो ये क्या थी, ये आप सबकी अपॉर्चुनिटीज थी। इसी तरह से आपको थ्रेट्स भी हो सकती हैं बहुत सारी, जो खदशात हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप करना तो चाह रहे हो, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब आप आर्ट्स रखना चाह रहे हो, वालदेन कह रहे हैं जी हमारी नाक कट जाएगी अगर तूने आर्ट्स रखी, आर्ट्स तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, और रिजल्ट क्या निकलेगा, आप साइंस की फील्ड रख लोगे। उसके बाद क्या होगा जी कि आप रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी फेल होते फिरोगे, और आगे आपका ओवरऑल फ्यूचर जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप इधर उधर डगमगाते रहोगे। इसके अलावा ये कि आपको एक और नुकसान ये हो सकता है, अगर आपने आर्ट्स रख भी ली मैट्रिक के अंदर, अब रिजल्ट क्या निकलता है कि जी आपकी क्योंकि मैथ्स और लॉजिक वीक है, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उनमें हो सकता है फेल हो जाओ, आपको रिपीट करना पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या जी, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो हो सकता है आप जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर रह जाओ, बेसिक चीज़ों का ही ना आपको पता हो, बेसिक लॉज का ना पता हो, तो क्या होगा कि आप रह सकते हो। इसके अलावा आपके पास टेक्नोलॉजी की स्किल्स नहीं है, आपको CV बनाना नहीं आता कंप्यूटर पे, आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती, 10 सालों के अंदर बच्चों को नहीं आती, जिसका मुझे अफसोस होता है। और इसी तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना आता, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप जो है एक आर्टिस्ट अच्छे बन भी जाते हो। बहुत सारे पेंटर्स हैं दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, कि जिनकी बहुत अच्छी पेंटिंग है, लेकिन क्या है उनके पास स्किल नहीं है कि वो अपनी पेंटिंग्स को मार्केट कर सकें, वो किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में लेके जा सके। मिसाल के तौर पे आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बाहर के ममालिक में आर्ट एग्जीबिशन अभी भी हो रहे हैं, वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं अपने एग्जीबिशन, सारे ऑनलाइन देख रहे हैं। लेकिन इधर हमारे जो पेंटर नजर आते हैं, आर्टिस्ट नजर आते हैं, वो इतने कैपेबल ही नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज कि वो उसको यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि सारे नहीं हैं, बहुत से लोग हैं भी यकीनन। अच्छा, अब एक चीज़ और गौर करें कि ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पॉजिटिव साइड पर हैं, और ये जो दोनों चीज़ें ना, थ्रेट्स और वीकनेसेस, ये नेगेटिव साइड में। स्ट्रेंथ्स डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी, और आपकी थ्रेट्स को कम करती हैं। वीकनेसेस क्या करती हैं, वीकनेस भी आपकी अपॉर्चुनिटी को इफेक्ट करती है, और उनमें हो सकता है हर्डल क्रिएट करे, और रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको थ्रेट्स में इजाफा हो सकता है। इसी तरह साइंस वाले बच्चों के लिए भी एक मैंने सैंपल दे दिया है स्वॉट एनालिसिस का, कि अगर आप मैथ में अच्छे हो, आपकी लॉजिकल स्किल बहुत अच्छी है, आप टेक्नोलॉजी को अच्छे अंडरस्टैंड करते हो, और आपको कंप्यूटर बहुत पसंद है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो क्या आप साइंस रखो मैट्रिक में। लेकिन कौन सी साइंस रखो, कोशिश करोगे फिर कंप्यूटर साइंस रखो, ठीक है। एडमिशन FSC प्री इंजीनियरिंग में लो या ICS में लो। अब क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर ज़्यादा पसंद है, तो बजाय के FSC प्री इंजीनियरिंग में लेने के आप बेहतर ICS ही करो। उसके बाद बैचलर लेवल पर आपको इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी दाखिला मिल सकता है, कंप्यूटर साइंसेज में भी मिल सकता है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वगैरह, और ये सब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन है। कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोग्रामर बन सकते हो, ठीक है। अब वीकनेस आपकी क्या है जी, आप ठीक है बहुत अच्छी मैथ्स है, मैंने खुद बच्चों को देखा है कि उनकी मैथ्स की स्किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आता है, इंग्लिश उन्हें जहर लगती है, इंग्लिश आती नहीं है, लिखनी भी नहीं आती, जुमले भी नहीं बनाने आते। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, ये भी एक वीकनेस है। अब कैसे वीकनेस है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा चीज़ों को सही तरह याद नहीं रख पाते, सवाल कर तो लिया, मैथ का कॉन्सेप्ट पूरा है, लेकिन क्या है जी कि कहीं उसको याद नहीं कर पाते। कम्युनिकेट विद अदर्स, अच्छी तरह से दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अटकते हैं, डरते हैं, बात नहीं करते। बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उनको इमोशनली प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है, तो ये आपकी वीकनेस बन सकती है। इसी तरह ड्राइंग पुअर है, अच्छा जी, अब ड्राइंग पुअर है, ये क्या वीकनेस हो सकती है, ये वीकनेस इस तरह से हो सकती है आपकी कि आपको कहा जाए कि जी आपने कोई आर्किटेक्चर बनाना है, कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट डिज़ाइन करना है, आपको ड्राइंग ही नहीं करनी आती, आप क्या ड्रॉ करोगे, जब ड्रॉ ही नहीं करोगे तो बनाओगे क्या, ठीक है। तो ये आपकी वीकनेसेस बन सकती हैं। थ्रेट्स क्या है जी, आपको सबसे पहली बात वही कि फोर्स किया जाएगा, कोई कहे जी नहीं मैट्रिक में साइंस नहीं तू पढ़ सकता, तू आर्ट्स रख,
हालांकि आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, और किस चीज़ पे आपको काम करना है, वीकनेसेस पे काम करना है, ताकि आप आगे अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर सको। तो क्या है जी कि आपको सबसे पहले तो कोई फोर्सफुली पेरेंट्स में से कोई शायद चेंज करवा दे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात यही कि आप मैथ्स वगैरह और साइंस सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन आपके मार्क्स कहाँ से कट जाते हैं, वीक इंग्लिश की वजह से, उर्दू की वजह से, ठीक है, पाक स्टडीज़ की वजह से। और अगर किसी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो जाता है पाकिस्तान के रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब करनी है या जिस भी दुनिया में किसी भी कंट्री में करनी है, तो उससे रिलेटेड, तो रिजल्ट क्या निकलता है जी, रिजल्ट ये निकलता है कि आप फेल हो जाते हो इंटरव्यू में, ठीक है, आपको प्री इंजीनियरिंग में या ICS में एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा फेल जॉब इंटरव्यूज ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन, जब आप इंटरव्यूज में अटकोगे, लोगों को अपनी बात नहीं कन्वे कर पाओगे कि आप क्या करते रहे हो, क्या करना चाहते हो, अपने आइडियाज़ आपके दिमाग में तो बहुत हैं लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, आप फेल हो जाओगे, ठीक है बच्चों। तो अब जनाब क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं जो आपकी चॉइस है उसको, ये प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबी हो गई है, मैं ज़रा जल्दी वाइंड अप करूँगा ताकि आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बोर नहीं हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि बेटा ये नहीं ये करना है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स होते हैं कि आप दोस्तों को देखते हो जी फलाना वो कर रहा है तो मैं भी वो करने चल पड़ूँ। इसी तरह बड़े बहन भाई होते हैं जी, अगर कोई बड़ा भाई जो है कंप्यूटर की फील्ड में बहुत अच्छा है तो वो छोटे को भी कहता है नहीं यार तू भी यही कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे सिखा दूंगा, छोटे का चाहे उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। सोसाइटी है वो नहीं जीने देती है, जैसे आर्ट्स वालों को ये देखा जाता है जी कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं, तो सोसाइटी नहीं जीने देती। हालांकि आर्ट्स वाले बच्चों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है इस माशरे में, शायद ज़्यादा ही हो साइंस वाले बच्चों से, ठीक है। इसी तरह साइंस वाले बच्चों को आर्ट्स वाले लोग हकारत से देखते हैं तो कि ये बड़ा साइंस पढ़ा है जी, आज ये हमसे ज़्यादा अक्लमंद हो गए, तो ऐसी बात भी नहीं है। इसी तरह पॉपुलैरिटी, किसी फील्ड की पॉपुलैरिटी होती है, वो फील्ड इन होती है बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले ये BBA वगैरह और ये चीज़ें बहुत इन थी, तो क्या था, हर बंदा ये करने चला हुआ था बगैर सोचे समझे। रिजल्ट क्या निकलता है कि सीटें ही खत्म हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कंपटीशन बढ़ जाता है और ढूंढते रहते हैं लोग। इसी तरह मीडिया, TV शोज और मूवीज़ में भी आप कुछ देखते हैं जी, कोई करेक्टर ऐसा दिखाया हुआ है जो कि बिजनेसमैन है तो सारे बिजनेस की तरफ चल पड़े, कोई ऐसा दिखाया जो सिर्फ साइंटिस्ट है, एटॉमिक साइंटिस्ट है, तो सारे उस तरफ चल पड़ेंगे जी, हम भी बन जाते हैं। तो ये रियल लाइफ है बच्चों, ये मजाक नहीं है। इस तरह से फेक बिलीव्स हैं, गलत अकायद लोगों ने बनाए होते हैं जी कि अगर मैं साइंस पढ़ लूँगा तो मैं अपने मज़हब से दूर ना हो जाऊँ कहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटस होता है जी कि बेटा जल्दी से तूने कमाई करके लानी है, बाकी चीज़ें छोड़, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चा गलत चॉइस कर लेता है, और जो कमाई का ख्वाब लोगों ने देखा होता है वो कमाई उस तरह से कभी भी नहीं हो पाती। और मैं ये भी बात बहुत ज़रूरी है ऐड कर दूं कि सबसे गरीब लोग इस दुनिया में वो हैं जिनके पास सिर्फ पैसे हैं। समझ रहे हैं बात, गौर कीजिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सीधे रास्ते पे चलें, ना कि मेजॉरिटी को फॉलो करें, ठीक है बच्चों। अब कैरियर्स इन साइंस है, मैं कैरियर्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने कुछ लिख दिए हैं आपके लिए, लेकिन अब आपको इनमें से अगर कोई मिलता है तो आप उसको इंटरनेट पे ढूंढें, स्टडी करें, और अगर इनमें से नहीं मिलता तो और कौन सा हो सकता है उसको देखें। तो ये आप लोगों ने खुद देखना है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आप हर किस्म के सब्जेक्ट में आप साइंस टीचर लग सकते हो, ठीक है। इसी तरह आर्ट्स टीचर भी लग सकते हो, और बाकी सारे जो है आपने खुद देखने हैं कि आप क्या कर सकते हो। ऑलराइट बच्चों, अब ये एक इलामा इकबाल का शेर है जी, क्यों खालिक और मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। कि क्यों आप लोगों तक आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, आप लोगों को एक्चुअल नॉलेज लेने से, रिसर्च करने से कौन सी चीज़ रोक रही है। अगर कोई टीचर रोक रहा है, कोई ट्यूशन वाला रोक रहा है, कोई पेरेंट रोक रहा है, तो क्यों ये पर्दा आप हायल रख रहे हो। आप उस बंदे को बीच में से निकालो, आप खुद रिसर्च करो। आप लोगों के पास अब माशाल्लाह सारे टूल्स हैं जिससे आप खुद अपने इर्द गिर्द रिसर्च कर सकते हो। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, हर चीज़ से वो देखना चाह रहा होता है, हर चीज़ को पकड़ के देखता है, हर चीज़ को गौर करता है, और वो रिसर्चर होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि स्कूल में हमारी स्कूलिंग और इस तरह से है कि जिसका अफसोस मुझे भी होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, बच्चों की रिसर्च करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है 10th तक पहुंचते पहुंचते, और रिजल्ट क्या निकलता है कि जो आप लोग और हम लोग हैं वो इस तरह से हैं। तो आप ये जो
पिराने के लीजा हैं, यानी जो ये असर और रसूख वाले लोग हैं इनको हटाएं, आप अपनी रिसर्च खुद करें, किसी के कहने पे ना आंखें बंद करके चल पड़े, अपना एनालिसिस खुद करें। इसी तरह बजाय कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रोते रहें कि जी हमें कोई भी मौका नहीं मिला या हमारी कंडीशन ऐसी थी हम नहीं कर सके, तो उसकी बजाय बेहतर है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। यही इसी तरह अहमद फराज कहते हैं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। ठीक है, तो डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल। बजाय के कुछ एक दूसरे को बुरा भला कहने के, अपने आप को बुरा भला करने के, आप क्या करो, अपने हिस्से का काम करो और डेडिकेशन के साथ करो जो आपके जिम्मे अल्लाह ने लगाया है। ठीक है बच्चों, और टीचर्स को भी मैं कहूंगा कि इस चीज के ऊपर गौर करें। इसके अलावा ये भी एरिस्टोटल है, ग्रीक फिलोसफर है, अरस्तु जिसे आप कहते हैं, उसकी एक कोट में शेयर कर रहा हूँ कि एक फ्री थिंकर बनो। जो भी चीज़ आप सुनते हो उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना कर लो। मैं भी गलत हो सकता हूँ बहुत सारी जगहों पे, आपके टीचर्स भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान गलती का पुतला है, तो गलती होनी होती है। तो इस वजह से आप जो भी चीज़ सुनो उसकी तस्दीक करो। इस्लाम भी आपको यही कहता है कि आप जो खबर सुनो, जो चीज़ सुनो उसकी तस्दीक करो, तो आप लोग तस्दीक करें। इसी तरह ही हु लर्न्स बट डज नॉट थिंक इज लॉस्ट, ये है कन्फ्यूशियस है। ये कौन है जी? ये चाइनीज फिलोसफर है बेसिकली। तो वो ये एक बड़ी काम की बात कहता है, ही हु लर्न्स बट डज नॉट थिंक इज लॉस्ट। ऐसा बंदा जो कि याद तो कर लेता है पर सोचता नहीं है याद करने के बाद। जैसे आप लोग हैं कि आप लोग सवाल के सवाल रट लेते हैं और आपने कभी उन पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, तो क्या है रिजल्ट आपका क्या निकलेगा? लॉस्ट, आप खो जाएंगे। इसी तरह जो ऐसा बंदा ही हु थिंक्स बट डज नॉट लर्न, ऐसा बंदा जो सोचता तो है कि ये भी गलत है ये भी गलत है, लेकिन अपने आप में कोई चेंज नहीं लेकर आता, अपने आप को बेहतर नहीं करता, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? वो ग्रेट डेंजर में है, वो शदीद खतरे के अंदर है। तो ये बड़ी काम की बात है। इसी तरह इंसान के लिए सबसे बड़ी जो फतह है वो कौन सी फतह है? वो किसी दूसरे के खिलाफ नहीं है। सबसे पहली फतह और सबसे अच्छी फतह जो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी फतह है वो किसके खिलाफ है? अपने खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ। तो यही बात प्लेटो जो कि एथेनियन फिलोसोफर था उसने भी कही। और इसी तरह मैं अब एंड करता हूँ जी स्लाइड का कि रिचनेस इज नॉट हैविंग मैनी बिलोंगिंग्स बट रिचनेस इज कंटेंटमेंट ऑफ सोल। तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी ने, कि बहुत सारी मटेरियल थिंग्स जो हैं वो हो लेना कोई आपकी अमीरी नहीं है, जबकि उससे बेहतर आपका है कि आप मुतमईन हो जाओ, आपकी रूह मुतमईन हो जाए, आपको सुकून मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं इंतहाई अमीर हैं, सुकून उन्हें भी नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं कि बिल्कुल मेडियोकर हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं, मुतमईन हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं। इसी तरह सबसे जो बेहतरीन जहाद है, आपने किसी और के खिलाफ नहीं करना है, सबसे पहले करना है तो अपने खिलाफ करना है। और ये भी हमारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जहाद का हुक्म है, लेकिन सबसे पहले शुरू कहाँ से करो? अपने आप से, अपनी गलतियों को ठीक करो। दूसरों की तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी नज़र आ जाती हैं कि फलाना यहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत है, तो अपने आप को फ़र्क लेके आओ, अपनी चीज़ों को बेहतर करो, अपनी गलतियाँ ढूंढो और तलाश करो, अपने गिरेबान में झांको। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और यकीनन आप इससे कुछ अच्छा सीखेंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर रहे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।